गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का चौधरी एसपीएस स्कूल खानवा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अब देखिए, हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया। विद्युत विभव हमने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था जो विद्युत क्षेत्र के बारे में था। नंबर 2 हमने पढ़ा था जिसमें हमने गाउस के नियम को पढ़ा और गाउस के नियम के अनुप्रयोग वगैरह, विद्युत फ्लक्स वगैरह पढ़े थे। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव से रिलेटेड जो भी बातें, स्थितिज ऊर्जा है या द्विध्रुव का विभव है या बिंदुवत आवेश का विभव है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखो, नेक्स्ट चैप्टर अपना 4 है। 4 नंबर चैप्टर होता है विद्युत धारिता। 4 नंबर का चैप्टर है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता देखो क्या होती है, किसी भी चालक या फिर ये कह सकते हैं किसी पदार्थ के लिए उसके अंदर जो आवेश है वो कितना ग्रहण किया जा सकता है, वो कैपेसिटी, वो क्षमता, वो विद्युत धारिता के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हम सामान्य बातें कुछ जैसे चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। सबसे पहले चालक। चालक क्या होते हैं? देखो, हम सब जानते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते। तो देखो, ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं जितनी भी होती है सभी क्या होती है? डी ब्लॉक के तत्व है, चालक होते हैं। विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे मतलब किसी विलियन में आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, वो सॉल्यूशन विद्युत का अपघटे होगा और विद्युत का अपघटे धारा का क्या होता है? सुचालक होता है। अचालक या फिर कुचालक ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो धारा का चालन नहीं कर पाते, उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर है, सूखी लकड़ी है, ये अचालक की कैटेगरी में आते हैं। इनमें धारा का चालन नहीं होता। अर्धचालक देखिए, ऐसे पदार्थ जो धारा का आंशिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा धारा का चालन करते हैं। इनमें क्या होता है? बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत कम धारा का चालन करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो धारा का आंशिक रूप से चालन करते हैं अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम आदि। अब देखो, इसके बाद हम कुछ आवेशों की बात करते हैं या कुछ ऐसी स्थिति की बात करते हैं जिसमें आपका आवेश बंधा हुआ है या जिसमें आपका आवेश मुक्त है। तो सबसे पहले मुक्त आवेश किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं कि किसी भी परमाणु संरचना में, जैसे कि आपका परमाणु है और इसके चारों तरफ ये कक्षाएं हैं, तो नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका इससे जो आकर्षण बल होता है, जिससे बंधा होता है, वो आकर्षण बल क्या होता जाता है? कम होता चला जाता है। तो जो कम हो जाएगा आकर्षण बल, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त आवेश की कैटेगरी में आएंगे। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे आवेश जिनका नाभिक से आकर्षण बल नगण्य हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? मुक्त आवेश या मुक्त आवेश कहलाते हैं। किसी परमाणु की संरचना में बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण बल नगण्य होता है, अतः इनको क्या कहा जाता है? मुक्त आवेश कहा जाता है। तो ऐसे आवेश को क्या कहा जाएगा? मुक्त आवेश। अब देखो, मुक्त आवेश के अलावा एक बद्ध आवेश और होता है। बद्ध आवेश क्या होता है? देखो, मुक्त आवेश के अलावा एक आवेश होता है बद्ध आवेश। बद्ध आवेश क्या होता है? देखो, बद्ध आवेश किसी परमाणु की संरचना के अध्ययन में हम पाते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इन्हें मुक्त करवाने हेतु बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अतः इन्हें बद आवेश कहा जाता है, बद आवेश कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपनी पैराविद्युत पदार्थ। पैराविद्युत पदार्थ, देखो पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं लेकिन धारा का चालन है वो नहीं करते, यानी जिनमें करंट नहीं प्रवाहित किया जा सकता लेकिन विद्युत धारा का चालन ऐसे पदार्थ करते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का चालन नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का चालन नहीं किया जा सकता परंतु ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ऊन है, ठीक है, रुई है, कागज है, थर्माकोल है, रबर है आदि, रबर नहीं होगा सॉरी, मोम आ जाएगा, मोम आदि। ये सारे के सारे कैसे पदार्थ हैं, पैराविद्युत पदार्थ हैं, यानी ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं लेकिन क्या करते हैं, ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं सॉरी, लेकिन ये धारा का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का चौधरी एसपीएस स्कूल खांडवा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका संदीप कुमार स्वागत करता हूँ फिजिक्स के लिए। आइए पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि पैराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने का गुण होता है लेकिन वो धारा का चालन नहीं करते। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, पैराविद्युत पदार्थ। मूल रूप से पैराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ और दूसरा अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। देखिए ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र समपाती नहीं होते हैं अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि H2O है, HCl है, इनमें देखो H है, हाइड्रोजन का अणु वो 1 नंबर पर आता है और ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पर आता है, तो इनके धनावेश और ऋणावेश का संतुलन नहीं हो पाता। इसी तरह HCl है, H का अणु और Cl का अणु जो होता है वो बहुत काफी दूरी पर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये तो ऋणावेश है और ये क्या है, धनावेश। इसी तरह से देखो ये क्या है, ऋणावेश, ये धनावेश और ये क्या है, ऋणावेश। इस तरह से ये जो होते हैं ये समपाती नहीं होते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अब अध्रुवीय देखिए, अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र समपाती होता है। ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र समपाती होता है अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं।
जैसे O2, CO2 आदि। अब जैसे ये कार्बन का अणु हो जाए, ये ऑक्सीजन का अणु हो जाए, तो ये जो संरचना है ये किसकी संरचना होगी? CO2 की संरचना होगी। किसकी संरचना होगी? CO2 की संरचना होगी। तो CO2 जो होता है उसके अंदर देखो ऑक्सीजन का अणु, कार्बन का अणु लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि ये आता है 6 नंबर पर, ये आता है 8 नंबर पर। तो 6 और 8 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब धनावेश और ऋणावेश के केंद्र आपस में क्या हो जाएंगे? समपाती हो जाएंगे। तो जब धनावेश और ऋणावेश के केंद्र समपाती होते हैं तो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं, और जब धनावेश और ऋणावेश के केंद्र समपाती नहीं होते तो वो कहलाते हैं ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अब देखिए एक गुण पाया जाता है पैराविद्युत पदार्थों में, और वो गुण होता है रेखीय समदेशिकता। क्या होता है? रेखीय समदेशिकता। रेखीय समदेशिकता। देखिए समदेशिकता क्या होता है? देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पदार्थों के लिए ये जो गुण होता है वो सभी परमाणु, ऐसे पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसे पदार्थ जिनके प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण एक नियत मान का होता है, तथा यह है बाह्य विद्युत क्षेत्र E के लिए समानुपाती का संबंध रखते हैं। समानुपाती का संबंध रखते हैं। अर्थात E वेक्टर प्रोपोर्शनल होता है E वेक्टर, यानी रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ जो होते हैं उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो P वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा काई E वेक्टर। यहाँ पे काई E क्या है? देखो काई E है वो पैराविद्युत नियतांक है, पैराविद्युत नियतांक और काई E की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी P वेक्टर बटे में E वेक्टर। ठीक है। तो रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ जो होते हैं उनके लिए P वेक्टर यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह पे एक समानुपाती नियतांक लेते हैं, और वो समानुपाती नियतांक होता है काई E, जिसको पैराविद्युत नियतांक कहते हैं, और काई E की वैल्यू जो हो जाएगी P वेक्टर बटे E वेक्टर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपनी हेडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है धारिता। इसके बारे में अपना पूरा पाठ है, इसके बारे में धारिता क्या होती है, धारिता के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारिता। देखो क्या होता है, कुछ पदार्थ या कुछ चालक या कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें धारण करने की क्षमता जो होती है उसे धारिता कहते हैं। जैसे कोई भी चालक है, उस चालक को जितना आवेश दिया जा सकता है या वह चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसकी ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। तो देखो धारिता की परिभाषा क्या आएगी? विद्युत धारिता की परिभाषा आएगी, विद्युत धारिता किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता या कितना आवेश, अर्थात
चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसे धारिता कहा जाता है। ठीक है, देखो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश जो होता है वो विभव के रूप में प्राप्त होता है। आवेश जो होता है वो विभव के रूप में प्राप्त होता है, यानी विभव और आवेश आपस में क्या होते हैं, समानुपाती। अतः किसी चालक को Q आवेश देने पर चालक पर विभव V उत्पन्न हो जाता है। तब यह विभव आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात V इक्वल टू क्या जाएगा भाई, V समानुपाती आगे आएगा Q, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो V इक्वल टू आएगा CQ। ठीक है, सॉरी, Q समानुपाती होगा V और Q इक्वल टू आ जाएगा CV। Q इक्वल टू क्या आ गया, CV। यहां C एक समानुपाती नियतांक है, जिसे धारिता कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं भाई, धारिता कहते हैं। अतः धारिता बराबर क्या जाएगा, धारिता C इक्वल टू आ जाएगा Q बटे V, यानी आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहा जाएगा, धारिता। दूसरे शब्दों में लिखें तो विद्युत धारिता क्या हो जाएगी, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न होने वाले विभव, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं आवेश इसके धारिता के मात्रक की। तो धारिता का देखो वैसे मात्रक को क्या जाएगा, कूलाम C बटे V, यानी कूलाम पर वोल्ट आ जाएगा। लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो था फैराडे नहीं होता है, फैराडे होता है, हमने पढ़ा था जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, उस फैराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। लेकिन यहाँ पे हम फैराड लिखेंगे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है तथा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराड होता है तथा अन्य मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है। फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसके छोटे मात्रक जो होते हैं वो हम काम में लेते हैं, जैसे माइक्रो फैराड, क्योंकि एक फैराड काफी बड़ा मात्रक होता है। तो अतः फैराड बहुत बड़ा होने के कारण फैराड बहुत बड़ा होने के कारण इसके
इसके छोटे मान प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, मिलीफैरेड 10 की पावर माइनस 3 फैरेड और नैनोफैरेड 10 की पावर माइनस से 9 फैरेड। अब देखो मैं इसकी विमा की बात करता हूँ। विद्युत धारिता की विमा क्या होती है? विद्युत धारिता की विमा देखिए क्या होगी, तो फिर इसके इकाई मान की बात करते हैं। विमा देखिए, विमा इक्वल टू आ जाएगा आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभव, ये धारिता हो गई और ये होगी विमा। अब देखो विमा हो जाएगी धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो आवेश क्या होता है? देखो आवेश होता है A1 T1। क्या होता है आवेश? A1 T1 बटे विभव का, विभव का हमने पढ़ा था देखो M1 विभव भी इक्वल टू था W बटे Q। तो देखो ये था M1 L2 T माइनस 2 बटे A1 T1। अब A1 ऊपर जाएगा तो T की माइनस 3 हो जाएगी, कि माइनस 1 तो ये आया था M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। आप देखो इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालेंगे तो आ जाएगा M की माइनस 1 L की माइनस 2 T की 4 और A की 2, ये आएगा इसका विमा। तो इस तरह से आपका धारिता जो है वो पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।